रेजुने की सारी बड़ी खबर के आगे सामने वो सबसे पहले बताएंगे दोस्तों, जहां पर अचानक रात के अंदर पश्चिम बंगाल में चल रहे जोरदार तरीके के राजनीतिक बवाल के बीच में राहुल गांधी को ममता बनर्जी का गया फोन। दोस्तों राहुल गांधी ने क्या आश्वासन दिया और खुद ममता बनर्जी ने दी है जानकारी। पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है दोस्तों, अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल के साथ साथ केटी रामा राव के साथ साथ कई और नेताओं ने की है जोरदार तरीके की आलोचना। बताएंगे क्या अभिषेक बनर्जी पर किए गए हमले के मामले को लेकर पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर बीजेपी के एक बार फिर से दांत खट्टे करने वाला है। दोस्तों राहुल गांधी ने क्या बड़ा वादा किया है ममता बनर्जी से, बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों जी के साथ में। चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर देश के अंदर गेहूं खरीद के विवाद को लेकर हुआ जोरदार तरीके का हंगामा। दोस्तों बताएंगे कहां पर रेलवे ट्रैक को ही जाम कर दिया गया और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी पर किए गए हमले को सीधे तौर पर सुनियोजित तरीके से किया गया एक प्रयोग कहा जा सकता है, यानी ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग था, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखता है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि वो देश के इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियों को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सरकार से उखाड़कर फेंकेंगे। दोस्तों और ममता बनर्जी ने जो ये बयान दिया था दोस्तों, उसके कुछ दिनों के बाद डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हो जाता है। दोस्तों इसके बाद रात में उनको आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। दोस्तों कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती के बाद ममता बनर्जी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचती है, तो बताती है कि उनको यानी अभिषेक बनर्जी को सही से इलाज नहीं मिल रहा है। और अभिषेक बनर्जी के साथ में तृणमूल कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री शोभन चट्टोपाध्याय ने बताया कि उनके सिर पर और शरीर पर गंभीर चोट आए हैं, उन्हें अतली की शिकायत भी है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों ने यानी डॉक्टर ने जांच के बाद ही चोट की वास्तविक रिपोर्ट स्पष्ट होगी, ये जानकारी दी है। ममता बनर्जी कालीघाट स्थित आवास से सीधा अस्पताल पहुंची। दोस्तों अभिषेक बनर्जी की मां लता बनर्जी भी यहां पर अभिषेक बनर्जी को मुलाकात करने के लिए मौजूद थी और ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अस्पताल ने अभिषेक बनर्जी को समुचित इलाज नहीं किया, यानी पूरी तरीके से इलाज नहीं किया और इलाज में कोताही बरतने की कोशिश की गई। दोस्तों दूसरे अस्पताल ले जाया गया और ममता बनर्जी जब ये प्रयास कर रही थी दोस्तों, तो अस्पताल वालों के साथ में काफी ज्यादा नोकझोंक देखने को मिली और इसके बाद ममता बनर्जी ने बड़ी जानकारी दी। दोस्तों मीडिया से बात करते ममता बनर्जी ने कहा कि अभी अभी मुझे राहुल गांधी का फोन आया, राहुल गांधी ने मुझे फोन करके बोला है कि दीदी आप चिंता मत करिए, अभिषेक बनर्जी का हम इलाज करवाएंगे। और राहुल गांधी ने कहा कि ममता जी मेरी कोई भी जरूरत है आपको, यानी राहुल गांधी से आपको कोई भी मदद चाहिए तो आप मुझे फोन करिए, मैं अभिषेक बनर्जी को हैदराबाद ले जाऊंगा और हैदराबाद में अच्छे से इलाज हो जाएगा। और हैदराबाद तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है दोस्तों, हैदराबाद भारत की सबसे विकसित राजधानियों में से एक है, तो वहां पर अच्छे से इलाज होगा। ममता बनर्जी से राहुल गांधी ने बात करते हुए साफ तौर पर बड़ा आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करिए, आपको कोई भी मदद हो आप एक बार बता दीजिए, हम सीधा हैदराबाद पहुंचाएंगे और हैदराबाद में पूरी तरीके से इलाज होगा, अच्छे से इलाज होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे में दोस्तों ममता बनर्जी ने इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए कहा कि उनको अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों का फोन आया था और राहुल गांधी मेरे साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी ने यह बताकर मीडिया के सामने इंडिया गठबंधन की एकजुटता के साफ संकेत दिए। दोस्तों ममता बनर्जी को समर्थन करने के लिए यहां तक कि बीआरएस पार्टी के नेता केटी रामा राव भी सामने आए दोस्तों, वो भी मैदान में कूदे और केटी रामा राव ने कहा कि अभिषेक बनर्जी पर किया गया हमला साफ तौर पर हमारे देश के अंदर संसद के सबसे बड़े सदस्य यानी सांसद के ऊपर किया गया हमला, भारत के लोकतंत्र और उसकी व्यवस्था के खिलाफ किया गया कदम है, उठाया गया कदम है। इसकी जितनी निंदा की जाए, जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतना कम है। यानी बीआरएस पार्टी के नेता केटीआर खुलकर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की आलोचना कर रहे हैं। दोस्तों अमूमन केटीआर इंडिया गठबंधन से जुड़े मामले को लेकर चुप्पी साध कर बैठते हैं दोस्तों, लेकिन ममता बनर्जी से जुड़े मामले को लेकर एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दोस्तों कपिल सिब्बल का बयान सामने आता है। कपिल सिब्बल कहते हैं कि भाजपा शब्दों और कार्यों दोनों से ही हिंसा का प्रतीक बन चुकी है, यानी हिंसा का प्रतीक बन चुकी है। अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला यह निंदनीय हिंसक हमला दर्शाता है कि बीजेपी में ऐसे असामाजिक तत्व भरे पड़े हैं जो सनातन धर्म से कोसों दूर है, अधर्म ही इनके जीवन का जीने का एक तरीका है। यानी कपिल सिब्बल भी खुलकर अभिषेक बनर्जी के साथ में आकर खड़े हो रहे हैं दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कपिल सिब्बल को भी अपनी वकील होने की ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों, और भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी को लेकर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी बार बार विवादित बयान देते चले आ रहे थे दोस्तों, और इस बयान का ही असर हुआ है कि ऐसे भाजपा के कुछ समर्थकों के द्वारा गुट बनाकर हमला किया गया दोस्तों। और हमला इतना भीषण था कि जिसके परिणाम इतने खराब थे दोस्तों कि जैसे तैसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। आप लोग दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस मामले पर राहुल गांधी के द्वारा आश्वासन दिया जाना, उसके बाद ममता बनर्जी का ये कहना कि राहुल गांधी ने बोला है कि वो पूरी तरीके साथ में खड़े हैं। इससे पता चल रहा है कि इंडिया गठबंधन इस मामले को लेकर एकदम एकजुट है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी को इसी सप्ताह बैठक बुलानी चाहिए और अभिषेक बनर्जी पर किए गए हमले को लेकर पूरे इंडिया गठबंधन को एकजुटता के साथ में खड़ा कर देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सब एक सुर में बोल जरूर रहे हैं लेकिन एक साथ अगर दिखाई देंगे, एक मंच पर दिखाई देंगे तो स्थिति पूरी तरीके से बदलेगी। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
भाजपा नेताओं का विवादित बयान भी नहीं रुक रहा है दोस्तों। बीजेपी के नेता अभिषेक बनर्जी पर हो रहे हमले को किसी न किसी तरीके से जस्टिफाई करते हुए यानी न्याय संगत बताते हुए देश के अंदर एक बार फिर से अफरा तफरी की स्थिति मचाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। जो अपडेट सामने आ रही है वो ये कि बीजेपी बंगाल के विधायक है देवदास मंडल जो अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर जवाब देते हुए कहते हैं कि लोगों को अभिषेक बनर्जी को और पीटना चाहिए था और घुसे मारने चाहिए थे और हमला करना चाहिए था। बीजेपी का नेता खुलेआम और ज्यादा हिंसा भड़काने की कोशिश बंगाल के अंदर कर रहा है दोस्तों और लोगों को हिंसा के लिए प्रभावित कर रहा है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि यह साफ तौर पर सुनियोजित तरीके का हमला था तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्योंकि इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक एक सबूत जारी किया गया है जिससे पता चल रहा है कि अभिषेक बनर्जी पर हमला करने वाले व्यक्ति का सीधा तार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ओर से 4 तस्वीरें शेयर की गई है दोस्तों। चारों तस्वीरों के अंदर एक महिला दिखाई दे रही है। जब इस महिला को गौर से देखा गया तो पता चला कि इसका नाम सुष्मिता दत्ता है। ये बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है और कई वीडियो में कई तस्वीरों में दिखाई दे रही है। बीजेपी के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की महिला मंत्री अग्निमित्र पॉल हो, सबके साथ में इसकी तस्वीर है दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि इसकी तस्वीर इन सारे लोगों के साथ में दिखाई दे रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि ये प्रायोजन था पूरा एक अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला करने का और ये एक ऐसा मामला है जिस पर बीजेपी एक बार फिर से एक्सपोज हो गई है और इन सबको हिंसा करने के लिए जरूर ऊपर से ऑर्डर मिला होगा, वरना इस तरीके के व्यक्ति जो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ में दिखाई दे रहे हैं ये लोग कैसे पहुंच गए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी जो सांसद है उनके ऊपर किया गया हमला एक काफी संजीदा मामला है, इस पर जांच पड़ताल की जानी चाहिए। जितनी जांच की जाए उतनी कम है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर 2 दिन पहले राहुल गांधी दिल्ली के अंदर ऑटो ड्राइवरों से मुलाकात कर रहे थे दोस्तों और जमीन पर बैठकर उनके साथ में दाल रोटी और खास सब्जी यूनिफॉर्म पहनकर खा रहे थे। ऐसे में राहुल गांधी एक तरीके से ऑटो ड्राइवरों के साथ में एकजुटता दिखा रहे थे दोस्तों। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने इस दौरान क्या क्या बात की और ऑटो रिक्शा वालों की तरफ से क्या कुछ बोला गया, इसे लेकर अब वीडियो क्लिप आने शुरू हो गए हैं। जो अपडेट है वो ये कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दिल्ली के बंगाली मार्केट क्षेत्र टोटरमल पार्क इलाके के अंदर पहुंचे, जहां पर ऑटो ड्राइवर रिक्शा के एक ग्रुप से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने आश्वासन दिया कि वो संसद भवन के अंदर उनसे जुड़े मुद्दे को जरूर उठाएंगे। और इसके बाद राहुल गांधी ने ऑटो चालकों के वर्दी पहनकर बच्चों के साथ सेल्फी भी लिया दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने इस दौरान बातचीत के दौरान उनसे सवाल पूछा कि आप क्या क्या समस्याएं हैं बताइए। और इस पर ऑटो चालक बोलने लगे कि हमारा जो दुख है, जो हमारा दर्द है वो सुनने वाला कोई नहीं है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि आप अपनी बात मुझसे साझा कीजिए, मैं आपकी आवाज संसद भवन के अंदर उठाऊंगा। और ऑटो चालकों ने कहा कि आप कम से कम हमारी बातें सुन तो रहे हैं, हमारी सुनने वाला भी कोई नहीं है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं हूं सुनने वाला, जरूर आपकी बातें सुनूंगा। और इसके बाद राहुल गांधी को सारी बातें बताई गई दोस्तों। उन्होंने आश्वासन दिया कि संसद भवन के अंदर एक एक मुद्दे को उठाएंगे, जोर शोर से उठाएंगे, डंके की चोट पर उठाएंगे। और राहुल गांधी ने मुलाकात के दौरान सारी बातें शेयर करते हुए दोस्तों एक बात स्पष्ट कर दी है कि ऑटो ड्राइवर रिक्शा समाज के लोगों के साथ में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मजबूती के साथ खड़े हैं दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश के अंदर गेहूं खरीद के मामले को लेकर किसानों का आक्रोश भी धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंदर जिले में गेहूं खरीद को लेकर किसानों का आंदोलन शनिवार को और तेज हो गया दोस्तों। हजारों प्रदर्शनकारियों ने पीली, बंगा और बीकानेर हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन ट्रैक पर जाकर कुछ देर तक जाम कर दिया दोस्तों। इसे करीब 1 घंटे तक रेल यातायात बाधित रहा। ये विरोध प्रदर्शन गेहूं की अवधि बढ़ाने और खरीद के लक्ष्यों में बढ़ोतरी करने की मांग के कारण शुरू हुआ। किसानों ने सब डिविजनल कार्यालय के बाहर धरना दिया। उनका आरोप है कि स्थानीय मंडियों में बड़ी मात्रा में गेहूं बिना बिके हुए पड़ा हुआ है, जबकि खरीद का मौसम खत्म होने वाला है। किसानों को तत्काल फैसलों जरूरत है। सीपीएम के नेता रघुवीर वर्मा ने कहा कि खरीद की अवधि बढ़ाने और खरीद के लक्ष्यों में बदलाव करने का फैसला केवल सरकार स्तर पर ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं, जबकि किसानों को तत्काल फैसले की जरूरत है। कुल मिलाकर दोस्तों ये मांग की जा रही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आज नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मन की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। ऐसे में मन की बात में क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी द्वारा उठाए जा रहे सवाल, चाहे सीबीएसई के ओएसएम के मार्किंग का मामला हो या फिर नीट पेपर लीक का मामला हो, दोनों मामले पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, शिक्षा मंत्री बुरी तरीके से फंसे हुए हैं दोस्तों। लेकिन नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी तक माफी या इस्तीफा नहीं मांगा गया है। और अब एक और नया मामला सीयूटी यूजी को लेकर सामने आया दोस्तों, जहां पर फाइनल एग्जाम में गए शामिल होने के लिए बच्चे तो बाद में पता चलता है कि सर्वर काम नहीं कर रहा और इसके बाद कंप्यूटर स्थल पर जोरदार तरीके का विरोध भी देखने को मिलता है दोस्तों। और बड़ी बात तो 2 मुद्दे को लेकर है, नीट पेपर लीक मामले को लेकर, दूसरा अभी हाल फिलहाल के इस मामले को लेकर के जवाब तो इन्हें देना पड़ेगा। मन की बात में क्या नरेंद्र मोदी देश के युवाओं के मन की बात करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। नरेंद्र मोदी 31 मई यानी आज ऑल इंडिया रेडियो, डीडी और नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से मन की बात करते हुए नजर आएंगे। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
देश के अंदर लगातार फ्रॉड बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 40% फ्रॉड देश के अंदर बढ़ गया है और एक साल में जबरदस्त तरीके से लूट की गई है। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट ये बताती है कि जो बैंक से जुड़े हुए फ्रॉड है भारत के अंदर वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 48,021 करोड़ का पूरा ये फ्रॉड का मामला सामने आया 2026 के फिस्कल ईयर के दौरान दोस्तों, यानी बीते एक साल के अंदर लगभग 46% का इजाफा हुआ है, जो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और पब्लिक सेक्टर बैंक अकेले इस मामले पर 35,709 करोड़ रुपए के संपत्ति के नुकसान से जुड़े हुए हैं दोस्तों। और जो इंडिविजुअल केसेस हैं वो तो कम हुए हैं, लेकिन जो फ्रॉड का वैल्यू है वो काफी ज्यादा बढ़ा है। और एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो ये काफी ज्यादा है दोस्तों। और कुल मिलाकर ये काफी गंभीर मामला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान सारे इलीगल काम चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर सोचिए, लोगों के पैसे का भी नुकसान आम जनता को हो रहा है, क्योंकि बीजेपी की सरकार सही से कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और 40% का इजाफा हुआ है बैंक फ्रॉड लूट के अंदर एक साल के अंदर दोस्तों, यानी बैंकों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। बैंक के अंदर फ्रॉड चल रहे हैं और इसमें ज्यादातर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी जो सरकारी बैंक है, उसके पैसों की लूट चल रही है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 4 जून से परिवर्तन की हुंकार भरते हुए आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावत ने कहा कि 4 जून से आरंभ हो रही है सत्ता परिवर्तन की यात्रा, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन करेंगे और इसकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों बहुजन संकल्प आजादी ही विकल्प है। ये बयान देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आजाद समाज पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आए। हम एक विकल्प देना चाहते हैं। आजाद समाज पार्टी से जुड़ने के लिए बहुजन समाज के लोगों को बुलाया जा रहा है और सत्ता परिवर्तन के लिए आंदोलन से जुड़ने की अपील की जा रही है दोस्तों। गाँव गाँव गली गली में आजाद समाज पार्टी को फैलाने का एक पूरा प्रोग्राम तैयार कर लिया गया है दोस्तों। कई जगह पर भारी संख्या में लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और गलियों में चौराहे पर एकजुट होकर आजाद समाज पार्टी को मजबूत कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में आगामी परिवर्तन की हुंकार जो इन्होंने भरी है, इस हुंकार का कितना फायदा पार्टी को मिलेगा और 4 तारीख से परिवर्तन किस स्तर पर होगा, ये एक बड़ा सवाल होगा दोस्तों। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मेन मुद्दा वो उठा रहे हैं वो संविधान से जुड़े मुद्दे हैं और खासकर आम जनता के भी जो मुद्दे हैं वो भी उठाया जा रहा है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मीडिया में रिपोर्ट देते हुए बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लिया। नरेंद्र मोदी ने बढ़ती गर्मी को लेकर, यानी लगातार बढ़ रहे तापमान को लेकर एक आदेश जारी करते हुए अपने मंत्रियों से कहा कि वो थोड़ा पानी पर ध्यान दे, यानी हाइड्रेशन पर ध्यान दे और लगातार पानी पीते रहे। इस पर सुप्रिया श्रीनेट ने निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी, आप घर के दादाजी थोड़े ही है जो पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। आप इस देश के प्रधानमंत्री है। आपका काम लोगों को पीने का पानी मुहैया करवाना है। सस्ती सलाह अपने पास रखिए। और गुजरात से लेकर इंदौर, देवप्रयाग और आगरा तक लोग पीने के पानी को लेकर तरस रहे हैं। जान जोखिम में डालकर किसी भी तरीके से पानी जुटाया जा रहा है। अरे सब छोड़िए, राजधानी दिल्ली के अंदर पीने के पानी की जगह सीवर का पानी आ रहा है और नलों के अंदर हालत खराब हो रखे हैं। नरेंद्र मोदी कैबिनेट मीटिंग में हाइड्रेट रहने की सलाह दे रहे हैं। इनसे बस कोरी बकवास करवा लो। सरकार चलाना, लोगों को बेसिक सुविधाएं दिलवाना इनके लिए ढेले भर का मतलब नहीं है, यानी भाजपा पर निशाना साधते हुए सुप्रिया श्रीनेट की तरफ से ये बयान दिया गया है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों एकदम सही बयान दिया गया है सुप्रिया श्रीनेट के द्वारा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर कर्नाटका के विधायक दल की बैठक के दौरान एक बड़ा फैसला लिया गया। डीके शिव कुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया दोस्तों। और सबने हाथ ऊपर करके डीके शिव कुमार का समर्थन किया है। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है तो डीके शिव कुमार का नाम सिद्धरमैया ने आगे किया दोस्तों। और सारे विधायकों ने समर्थन करके उनको शपथ लेने के लिए बोला। इसके बाद राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा कर दिया डीके शिव कुमार ने। और अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि 3 तारीख को उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा दोस्तों। सभी लोगों को बुलाया जा रहा है। अब आप लोग भी मानते हैं कि टाइम आ चुका है जब इंडिया गठबंधन को अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर एकजुटता दिखाने के लिए सीधा कर्नाटका पहुंचना चाहिए। और 3 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जो एक ग्रैंड सेलिब्रेशन हो सकता है दोस्तों, उसमें इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां अगर एकजुट हो जाए तो मैसेज क्लियर जाएगा कि अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ, अगर इसको दोबारा से दोहराने की कोशिश की गई तो भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी दोस्तों। इसी बात को लेकर एक तरीके से तृणमूल कांग्रेस के नेता बयान भी दे रहे, लेकिन जब एकजुट होकर बयान देंगे तो मैसेज दूर तक जाएगा। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अभिषेक बनर्जी ठीक होंगे और वो खुद इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे दोस्तों। ये एक मौका है शपथ ग्रहण समारोह जिसमें इंडिया गठबंधन एक बार फिर से एकजुट होकर दिखाई दे सकता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ ही साथ महाराष्ट्र के जालना जिले के अंतरवाली सराटी सीट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। पीपली लाइव जैसा माहौल बन गया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मराठा आंदोलन के प्रमुख नेता मनोज जरांगे पाटिल आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, जिससे राज्य सरकार की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। सुबह से लेकर शाम तक बदलते घटनाक्रम ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से मराठी आरक्षण जैसे संवेदनशील मामले का मुद्दा एक बार फिर से खड़ा कर दिया है दोस्तों। एक और जरांग पाटिल भीषण गर्मी में खुले आसमान के नीचे बिना खाए पिए डटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ ओबीसी
ओबीसी समाज ने भी सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि सरकार के प्रतिनिधि लगातार जालना के अंदर वाली सराटी में चक्कर लगा रहे हैं और अनशन के पहले दिन से ही सरकार के लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं। 40 डिग्री तापमान पर ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे में दोस्तों मराठवाड़ा में जालना के अंदर 40 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच चुका है और इस तरीके से उनके द्वारा जब आंदोलन किया जाए तो कह सकते हैं कि भाजपा वाले फिर से ये मराठी आरक्षण का आंदोलन कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों, एक तरीके से इनडायरेक्ट सपोर्ट भी कर रहे हैं क्योंकि भाजपा के साथ इनकी सांठगांठ भी है दोस्तों। तो कहा जा सकता है कि एक बार फिर से मैदान में उतरे हैं तो ओबीसी समाज के लोग विरोध करें कि कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाना चाहिए। ओबीसी समाज से जुड़ा हुआ सर्टिफिकेट है और अगर मराठा समाज को दिया गया तो ओबीसी समाज इससे नाराज हो जाएंगे। लेकिन बार बार एक ही मांग कर रहे हैं और बार बार ओबीसी समाज और मराठी समाज के बीच में खाई खोदने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। मनोज जरांगे पाटिल पिछली बार भी आए थे आंदोलन करने के लिए, लेकिन चुनाव के टाइम में ये गायब हो जाते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि मराठी समाज के लोग को पता चल जाना चाहिए कि ये केवल मराठी समाज का बीजेपी के प्रति जो गुस्सा है उसको दूर करने के लिए आते हैं और जैसा ही चुनाव आएगा वैसा ही बोल देंगे कि मुझे नहीं पता, जिसको वोट देना दीजिए। यानी जब बीजेपी सरकार इनकी बात नहीं मान रही तो ये भाजपा के खिलाफ बोलने से भी हिचकिचाते हैं दोस्तों। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ अब देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आ गया है दोस्तों। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार मराठा समुदाय के आरक्षण संबंधित मांगों को लेकर सकारात्मक है और आगे भी इस पूरे मामले पर कदम उठाएंगे, उनके हित में फैसला लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि इस प्रक्रिया में ओबीसी समुदाय के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार आरक्षण के मुद्दे को लेकर जल्द निर्णय लेगा जो संविधान और अदालती कसौटी पर पूरी तरीके से खड़ा उतरे। और नागपुर के अंदर भांडेवाड़ी के अंदर कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र के निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल के अनिश्चितकालीन अनशन के बारे में पूछे जाने पर कहा कि मनोज जरांगे पाटिल शनिवार सुबह जालना जिले के अंदर वाली सराटी गांव में अनशन शुरू करते हुए नजर आए दोस्तों। ऐसे में बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो आश्वासन के नाम पर बातें बोली जा रही है, एक बात है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहीं ना कहीं जानते हैं कि उनको इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल आंदोलन को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं और भाजपा को जहां नुकसान होने लगता है वहां पर अचानक से पलटी दिखाई देने लगती है। तो इसे कह सकते हैं कि मनोज जरांगे पाटिल का जो गोल है, जो अंतिम लक्ष्य है वो ये कि भाजपा सरकार में बनी रहे। इसीलिए मराठा आरक्षण के मामले को लेकर भी कई बार समझौते कर लिए गए दोस्तों। साथ ही साथ लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए मैराथन बैठक करती नजर आई दोस्तों। पंजाब के स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम आ गए, जिसमें बीएसपी के लिए खुशखबरी सामने आई और राज्य के निर्वाचन आयोग यानी पंजाब के स्टेट इलेक्शन कमीशन पंजाब की आधिकारिक वेबसाइट पर जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें बसपा ने 6 सीटें जीती है। बहुजन समाज पार्टी ने जिस अंदाज में पंजाब की धरती पर अपना सिक्सर मारा है दोस्तों, देश की राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक नए सिरे से चर्चा का विषय बन गया है कि क्या बसपा वापसी कर रही है देश की राजनीति में। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक टाइम में दिल्ली से लेकर पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत हुआ करती थी दोस्तों, लेकिन आज उत्तर प्रदेश समेत राज्य के अलग अलग कोनों के अंदर काफी कमजोर हो गई है दोस्तों। और इसीलिए मायावती जी की पार्टी का जो राष्ट्रीय दल होने का एक दर्जा है उसे वापस लिया जा सकता है, इस तरीके की भी जानकारी मिल रही है दोस्तों। जैसे एक बात पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की वापसी पंजाब की राजनीति को पूरी तरीके से बदल सकती है दोस्तों। पिछली बार अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसका कुछ खास असर तो देखने को मिला नहीं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की अगर ये वापसी हो रही है दोस्तों तो साफ तौर पर पंजाब तो नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर ये क्लियर कट मैसेज आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी इस बार पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार को एक बार फिर से चेतावनी दी है दोस्तों। गाजियाबाद के अंदर एक नौजवान युवक की हत्या के मामले को लेकर उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि ये जो दुर्घटना हुई है ये काफी ज्यादा गंभीर दुर्घटना है, इस पर प्रशासन को सही तरीके से कदम उठाना चाहिए। ऐसी घटनाएं खासकर चुनाव के टाइम में जहां पर दो समुदाय के बीच का मामला दिखाई दे रहा हो, कहीं ना कहीं वो एक ऐसे मामले में तब्दील हो सकता है जो काफी ज्यादा गंभीर होगा। ऐसे में दोस्तों सांप्रदायिकता का माहौल लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं खराब हो सकता है, इस बात की आशंका मायावती जता रही है। और ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि जो अलग अलग क्षेत्रों में जानबूझकर इन मुद्दों को तूल दिया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से, उस पर पुलिस वाले क्या सही से एक्शन लेंगे या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जाएगी। और उसके बाद जो बवाल बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से देखने को मिलता है दोस्तों, ये काफी गंभीर मामला है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता, युवा समाज के नेता यानी इंडियन यूथ कांग्रेस के नेता का एक बयान सामने आता है दोस्तों। श्रीनिवास बीवी कहते हैं कि पिट रहा एक व्यक्ति सांसद भारत का है, यानी डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी भारत के सांसद के तौर पर देश के संसद जाते हैं, यानी वो एक बड़े नेता है और एक सांसद के साथ में इस तरीके से खुलेआम रास्ते पर चौराहे पर मारपीट की जा रही है। पुलिस कहाँ थी, प्रशासन कहाँ था, सब कुछ खुलेआम मीडिया के सामने, कैमरे के सामने होता रहा। अब क्या बीजेपी के संरक्षण में विपक्षी नेताओं की सरेआम हत्या भी होगी, ये सवाल पूछा है कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीनिवास बीवी ने दोस्तों। वहीं पर समाजवादी पार्टी बोला, कहा मंच से तो योगी आदित्यनाथ जी दावा करते हैं कि अपराध हो ही
ही नहीं रहा है। इसके बाद अखबार कह रहा है कि बढ़ते अपराध ने आदित्यनाथ की चिंताएं बढ़ा दी और इसके बाद प्रशासन से उनकी मुलाकात चल रही है। उधर सिलसिलेवार हत्याओं और गोलीबाजी और कटेबाजी बमबाजी जैसे काम देखने को मिल रहे हैं। गाजियाबाद के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोस्तों ऐसे ही पुलिस, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार विपक्षी आवाज बंद करने की कोशिश कर रही है। विपक्षी दलों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को फर्जी कार्रवाई करके बूथ लूटने और भ्रष्टाचार दबाने और कार्रवाई और सुपारी किलिंग करवाने में फैसला करेंगे तो अपराध बढ़ना तो तय है। अपराध लफाजी और बयानबाजी और भाषणबाजी से नहीं रुकते, बल्कि 9 साल से भाषणबाजी के अलावा कुछ नहीं किया योगी आदित्यनाथ ने। यानी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केवल भाषण देते रहते हैं और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगले चौराहे पर यमराज मिल जाएगा। और इस तरीके की केवल बातें चल रही है, वास्तविकता एकदम अलग है। अगर आप भी मानते हैं कि एनसीआरबी का आंकड़ा जो बता रहा है कि सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जिन दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत